नमस्कार, मैं हूँ रजनीश सक्सेना और आप देख रहे हैं अमृत विचार। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जो है सरगर्मियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। बीजेपी में अभी जो भगदड़ मची, लगातार विधायकों ने अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टियों में शामिल होना शुरू कर दिया। इसी बीच कांग्रेस ने कल यानी गुरुवार को अपनी 125 विधानसभा सीटों पर जो है दावेदारों को उतारा है, प्रत्याशियों को उतारा है। बरेली की हम बात करें तो बरेली में 4 सीटों पर फ़िलहाल अभी जो हैं दावेदारों को उतारा गया है। इसमें से बरेली कैंट सीट पर पूर्व मेयर सुप्रिया एरन जी को यहाँ उतारा गया है। आज हम उन्हीं से अपने कार्यक्रम में उन्हीं से बात करेंगे, सुप्रिया एरन जी से बात करेंगे कि वो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आई हैं और क्या वो आगे की प्लानिंग अपनी कर रही हैं, जो आगे की हमारे कैंट सीट से जो अन्य पार्टियों के दावेदार रहेंगे उनके लिए उनका क्या योजना है। मैडम, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। जी मैम, कांग्रेस ने आपके लिए जो है एक जिम्मेदारी सौंपी है। कैंट विधानसभा सीट से आपके लिए टिकट मिला है। अभी हमारे कैंट सीट से अन्य पार्टियों को भी जो है दावेदार उतारना, प्रत्याशी उतारना बाकी है। ऐसे में आप उनसे कैसे डील करेंगी या फिर आप जनताओं के बीच में कैसे अपने विचारों को या फिर अपने किन मुद्दों के साथ जाएंगे? जी, पहले तो अमृत विचार का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया। और मैं सबसे पहले प्रियंका गांधी जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। उनका जो मुद्दा लेके चल रही है, जैसा आप कह रहे हैं, यूपी चुनाव में सब पार्टियों के अपने मुद्दे हैं और ज़्यादातर या तो वो धर्म के आधार पर लड़ाई करते हैं या फिर जाति के आधार पर अपना वोट मांगते हैं। हम लोगों ने अब की बार चुनाव को एक दूसरा रूप देने की कोशिश की है। प्रियंका जी ने उन्होंने कहा है कि हम इन दोनों मुद्दों को उठाएंगे ही नहीं, हमारा मुद्दा ही फ़र्क होगा। हम जेंडर के आधार पर यानी लिंग के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। हम आधी आबादी को पकड़ेंगे, को हम अपना लक्ष्य बनाएंगे। उनके विकास के लिए, उनको मजबूत करने के लिए, उनको सत्ता देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। और उसमें उन्होंने उसी एजेंडा में 40% रिजर्वेशन किया है टिकटार्थियों में। जैसे उन्होंने 125 की लिस्ट पहले जो निकाली कल, उसमें 50 महिलाओं को टिकट दिया है, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक उनका कदम है। मैं नहीं कह रही हूँ कि इस चुनाव में कोई एकदम से कोई ड्रामेटिक नतीजे इसके आएंगे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आगे चलकर एक विचारधारा बनेगी, आगे चलकर एक सोच बनेगी, महिलाओं में एक क्रांति आएगी। वो ये समझ पाएंगी कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। जो उनका नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इसका मतलब ही ये है कि लड़ना मतलब कोई डंडे लेके लड़ना नहीं है। लड़ना मतलब अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगी। उनको ये एहसास होगा कि हाँ, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। कुछ भी कहें आप, पुरुष प्रधान समाज है, उसमें ये मुद्दा जब वो लेकर आई है तो मुझे लगता है इसका इम्पैक्ट होगा। अभी जैसे हमारी कोई भी पार्टी हो या दूसरी जो आपकी विपक्षी पार्टियां हैं, वो भी अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी प्रत्याशी को उतारेंगी वो उनके हिसाब से मजबूत ही होगा, है ना। तो ऐसे में आपको जिम्मेदारी एक मजबूत बनने की दी गई है। अन्य पार्टियां होंगी वो भी मजबूत रहेंगी। अब डिपेंड करता है कि जनता किसकी तरफ जाती है, जनता के लिए क्या चाहिए। क्या आपने इस चीज़ को लेकर कुछ सर्वे किया है? जी, हम लोग 3 महीने से लगातार हमारे सर्वे चल रहे हैं। पब्लिक के बीच में हम जा रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं कि मैं लड़ना चाहती हूँ। मैं आपकी मेयर रही हूँ, पहले मैंने काम किया है। और जैसा आप जानते हैं, मेरे हस्बैंड प्रवीण सिंह एरन जी MP रहे हैं यहाँ से। पति पत्नी की हमारी वास्तविक रूप में डबल इंजन की सरकार है। तो उसके बेसिस पर हम गए जब पब्लिक में, तो मेरा चेहरा आप सबके, मेरे पत्रकार बंधुओं के भी उससे जाना पहचाना चेहरा है। कोई ऐसा मुझे अपना परिचय नहीं देना। और मैंने 5 साल मेयर की तरह काम करके दिखाया था, ईमानदारी से काम किया था। आप भी यहाँ पे पत्रकारिता में हैं, कोई मैं नहीं जानती कि मेरे इस पर कोई धब्बा कभी लगा हो या कभी कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार में मेरा कभी नाम आया हो। तो वो एक प्रवीण जी ने भी बहुत ही ईमानदारी से ये बड़ा बाईपास देना, ये एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट लेके आना, जो सीवर का प्रोजेक्ट चल रहा हम लेकर आए। 3500 सड़कें हमने इस शहर में बनवाई, बहुत सारे काम हमने किए। तो पब्लिक जानती है कि ये जो दंपति है, ये परिवार है, इन्होंने सिर्फ सेवा और सेवा करने के लिए राजनीति में है, विकास कराने के लिए हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को एक मजबूत फ्रंट पे इसलिए मान रही हूँ कि बाकी कैंडिडेट्स तो अभी तय ही नहीं है। हम अपना काम 3 महीने से कर रहे हैं और बाकी कैंडिडेट्स की भी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो इस तरह से मैं अपने आप को मान रही हूँ कि मैं एक अच्छी फुटिंग पर हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था, जब ये हमारी आचार संहिता नहीं लगी थी, तब यहाँ आपके पोस्टर जो है शहर में तमाम जगह लगे थे। उसमें आपने एक सच्चाई की बात कही थी कि ये है सच्चाई।
तो मतलब इसको हम जानना चाहेंगे ये किस वे में था, क्या है? आप थोड़ा आगे आ जाइए, आपका हाथ। सच्चाई से हमारा मतलब ये था कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हमने शुरू किए थे अपने समय पे। आप पता नहीं तब उस वक्त यहाँ बरेली में थे या नहीं थे, अमृत विचार तो भी काफ़ी रीसेंट पेपर है, लेकिन पत्रकार बंधु भी सब जानते हैं कि ये जो एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट आप आज देख रहे हैं, सच्चाई ये है कि उसका पैसा, उसका 45 करोड़ रुपए का चेक मैं खुद डीएम को देकर आई थी। केंद्र सरकार से पैसा हम लेकर आए थे, सांसद जी, मेरे हस्बैंड प्रवीण सिंह आनंद जी सांसद थे, पैसा लाकर उसका प्रोजेक्ट का पूरा काम शुरू हमने कराया था। उसके बाद जितने भी सीवर का जो आप प्रोजेक्ट पूरे शहर में देख रहे हैं, सीवर और पेयजल का, उसका भी पैसा मैं लेकर आई थी केंद्र सरकार, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार थी, प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार नहीं थी, तो जो हमारे केंद्र से हम ला सकते थे, हम पैसा लेकर आए थे। ये प्रोजेक्ट की डीपीआर सब तैयार हुई थी, काम हमारे टाइम में कई टंकियां बन भी गई थी। तो सच्चाई ये है कि हमने काम शुरू कराया, ये सोच हमारी है, ये करने का एजेंडा हमारा रहा। वो उसको अब ये जो सरकारें हैं इसको पूरा कर रही हैं, तो अपना नाम दे रही हैं, उसका क्रेडिट ले रही हैं। ये सच्चाई ये है कि एक टर्म हम दोनों को मिला, मैं सिर्फ मेयर रही, एरन जी एक बार एमपी बन पाए, लेकिन जो 8-8 बार के एमपीज़ हैं, 5-5 बार के एमएलएस हैं, उन्होंने शहर को क्या दिया और हमने क्या किया, ये सच्चाई हमने दिखाई थी। कैंट क्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है, लगभग देखा जाए तो शहर के तमाम जो हिस्से, हमारा सुभाष नगर हो गया, इधर कालीबाड़ी है, ये मतलब काफ़ी हिस्सा आता है। तो इनमें अगर हम विकास की बात करें तो जो पिछली सरकारें रहीं, या जैसे जनता कहती कि विकास मतलब नेता कहते हैं विकास हो रहा है, जनता भी कहती है कहीं ना कहीं नहीं विकास हुआ, कुछ लोग कहते हैं विकास नहीं हुआ, तो इन सब पे आपका क्या नज़रिया है कि कैसे क्या इसमें विकास हुआ, और अगर हुआ तो कहाँ हुआ, नहीं हुआ तो कहाँ नहीं हुआ? विकास सिर्फ पूंजीपतियों का हुआ, जो अमीर थे अमीर होते चले गए, जो गरीब है वो गरीब होता चला गया। कुछ कोरोना की मार रही, मंदी से बाज़ार परेशान है, बेरोज़गारी से युवा परेशान है, महंगाई से गृहिणियाँ परेशान हैं। अगर आप देखें तो जिस तरह से जो प्रचंड बहुमत जिसे कहते हैं कि मतलब ये तो दोनों कहते हैं ना सर कढ़ाई में, दोनों हाथ उंगलियां, 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। भाजपा के साथ तो वो वाला सीन है कि आपके मोस्ट पॉपुलर सपोजिडली आपके प्राइम मिनिस्टर, और उसके बाद वहाँ प्रचंड बहुमत, उसके बाद यूपी में प्रचंड बहुमत, फिर बरेली में 9 एमएलए, 2 एमपी, मंत्री, मेयर, सभासद, और क्या चाहते हैं। तो उस मापदंड पे देखा जाए, जो अपने आप को सबसे अलग मानते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त हैं, हम जो दावे किए गए उनके हिसाब से क्या आपको लगता है कि विकास हुआ है? क्या एक कोई सामंजस्य आपको दिखाई देता है विभागों में? आवास विकास अपनी चलाता है, पीडब्ल्यूडी अपना कर रहा है, नगर निगम अपनी ताल बजा रहा है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के नाम पे करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन क्या वो सही तरीके से खर्च हो रहा है? क्या सिर्फ चुनाव को देखकर ही काम नहीं हो रहा? उससे पहले 5 साल कहाँ स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट था और क्या हुआ शहर का? सिवाय मेन रोड्स के आप अगर गलियों में चले जाएं, आप सुभाष नगर और फाल्तूनगंज, कालीबाड़ी की बात कर रहे हैं, जरा उनमें जाके देखें कि क्या हालत है। तो विकास तो मुझे लगता है विकास का जो मीनिंग ही भाजपा ने बदल दिया है। विकास हुआ है अडानी अंबानी और सारे पूंजीपतियों का, विच इज़ फ्लाइट ऑफ कैपिटल कहते हैं। ये हमारी कंट्री का सारा कैपिटल इज़ फ्लाइंग टुवर्ड्स यूएस। अमेरिकन जायंट्स, अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां आकर हमारे देश की कंपनियों को खरीद रही हैं, हमारा देश बिक रहा है। बहुत ही अब कॉशन की ज़रूरत है, बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपके माध्यम से मैं पब्लिक से कहना चाहती हूँ कि हम 17-18 साल से कांग्रेस यूपी में नहीं है, ठीक है, और केंद्र में भी 10 साल हो गए हैं। मोदी जी को अब बहुत टाइम हो गया, उनके भी अब इलेक्शन आ रहा है, तो हमने सबको आजमा कर देख लिया। तो अब मैं अपने मामले में आज अपने लिए कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अब परिवर्तन तो समय की डिमांड है। आज आपने मुझे, आप मिले हैं आज मकर संक्रांति के दिन, आपको भी बधाई देती हूँ। मकर संक्रांति के दिन सूरज भी जो है अपना वो बदलता है, उत्तरायण में आ जाता है, तो अब ये समय है सही कि हम भी बदलाव करें बरेली में। तो एक आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अब आप आई हैं, अब आपने जो है लगातार प्रचार प्रसार सब कुछ करेंगी, तो जनता के लिए रही बात, जैसे आपने भी बताया कि हमको इस बार लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, इस मुद्दे के साथ जो है कांग्रेस आगे बढ़ रही है लगातार। जो टिकट दिए गए हैं उसमें भी 40-40% का किया गया है। तो क्या आपको लगता है कि ये 40-40% के आधार पे आप लोग आगे बढ़ेंगे, या इसके अलावा भी अन्य मुद्दे साथ में रहेंगे? अन्य मुद्दे तो देखिए, आपने देखा होगा ऑपोजिशन का रोल अगर देखें आप, तो कांग्रेस ने पूरी तरह से प्ले किया। लड़कियों की सुरक्षा की बात हो, या ये किसान आंदोलन की बात हो, या बड़ी बड़ी कंपनियों, ये जो फाइनेंस कंपनीज का अपने बकायेदारों को लूटने की बात हो,
पुलिस के अत्याचार की बात तो पूरे टाइम कांग्रेस उठाती रही है मुद्दे। तो अब इस वक्त हमने एक जैसे नए तरीके से चुनाव लड़ने की जब बात आई, हम लीग से हटकर कैसे दिखें, कैसे अलग दिखें हम, तो हमने ये मुद्दा उठाया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो सारे मुद्दे अपनी जगह पर हैं, अपनी जगह पर हैं। ये एक मुद्दा हमने एक नया निकाला है। तो कांग्रेस सभी मुद्दों पर एक ऑपोजिशन का रोल प्ले करती रही है और अब हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो फिर हम एक बिल्कुल नए रूप में सरकार देना चाहते हैं। और मान लीजिए नहीं भी बनती है तो हमारा मकसद बस बीजेपी मुक्त उत्तर प्रदेश करने का है। मतलब कांग्रेस आए या ना आए, है ना, लेकिन बीजेपी भी जो है नहीं आनी चाहिए। कांग्रेस आए ना आए का मतलब आपने जैसे अभी कहा कि जो है हमारी सरकार अगर बने या ना मैं बने। एक पत्रकार भी हूँ, अगर आप जानते हो 21 साल में पीटीआई में रही हूँ। मैं इस वक्त ये खोखले दावे नहीं करना चाहती। मैं बहुत खुश होंगी और हो भी सकता है कि चौंकाने वाले नतीजे आएँ तो हम लोग अपनी सरकार भी बना सकते हैं और बनाएंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन मान लीजिए नहीं भी बनाते हैं तो जैसे बीजेपी बात करती है ना कांग्रेस मुक्त भारत की, तो अब हम बीजेपी मुक्त एटलीस्ट पहले शुरुआत उत्तर प्रदेश से करना चाहते हैं। कुछ भी हो लेकिन बीजेपी मुक्त चाहिए। बिल्कुल चाहिए हमें, जी बिल्कुल चाहिए। अच्छा, तो जैसे एक ये सवाल कि अभी जो लगातार जैसे भगदड़ जो चल रही है कि उनके विधायक दूसरी जगह जा रहे हैं, दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, है ना, वो एक जब अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हैं तो उसमें एक दलितों की जैसे जो है पिछड़े लोगों की बात करते हैं, तो इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो रहे हैं इतने साल उस पार्टी में रहे, दूसरी पार्टियों से आए और रहे, तो जिस उम्मीद से आए होंगे हो सकता है उस उम्मीद पे वो बीजेपी खरी नहीं उतर रही है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि सब खोखला मामला है, सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति होती है, सिर्फ और सिर्फ मुद्दे धर्म के, हिंदू मुसलमानों को बांटने के और उसके ऊपर राजनीति करने के रहते हैं। तो आदमी का कहीं ना कहीं मोह भंग तो होता ही है, तो वही हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने अभी देखा, यहाँ पर अभी हमने सुप्रिया आर्यन जी से बात की है जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी पूरी बात यहाँ पर रखी और किस तरीके से वो आगामी जो चुनाव हैं उनके साथ जो है जनता के बीच जाएंगी। कैमरामैन अरुण के साथ मैं रजनीश सक्सेना, अमृत विचार।